यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखा था कल हम लोगों ने, और हमने फिर सेकंड प्रिंसिपल कल देखा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपना फायदा बाद में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहले सोचना है, लाइक एन आर्मी मैन। और रेमुनरेशन ऑफ पर्सन, हर एक एम्प्लॉय को बेहतरीन सैलरी देनी है ताकि उसका काम करने में मन लगा रहे। आज का पहला प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पानी की बोतल थैंक यू। सुनो, यहां पर ये एक मैनेजर साहब है, ये है जनरल मैनेजर। इसके अंडर में काम करता है ये प्रोडक्शन मैनेजर, एक ये काम करता है मार्केटिंग मैनेजर, ये काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, और ये काम करता है फाइनेंस मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। ये चारों लोग अपना अपना काम तो करते हैं, लेकिन काम करना क्या है वो बताता कौन है? वो बताता है जनरल मैनेजर। मुस्कान देख रहे हो जनरल मैनेजर के चेहरे पे, और इनके चेहरों पे दुख दुख साफ झलकता हुआ। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? जनरल मैनेजर क्या बोलता है कि भाई साहब आपको अपने टारगेट टाइम पर अचीव करने हैं, आपको अपने टारगेट बिल्कुल टाइम पर अचीव करना है। और टारगेट क्या है वो जनरल मैनेजर बता देता है, लेकिन टारगेट अचीव करने से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो सारे के सारे डिसीजन भी जनरल मैनेजर लेता है। ये व्यक्ति जिसको टारगेट दिया जा रहा है वो अपने हिसाब से एक पत्ता नहीं हिला सकता, अपने हिसाब से एक काम नहीं कर सकता। हर काम को करने से पहले उसे किससे परमिशन लेनी पड़ती है? जनरल मैनेजर से। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो, आपको टारगेट दे दिया गया कि 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है, लेकिन कोचिंग कहाँ पे पढ़नी है वो पापा बताएंगे, बुक्स कौन सी लेनी है वो पापा बताएंगे, कॉपी कौन सी लेनी है वो पापा बताएंगे, पेन कौन सा यूज करना है वो पापा बताएंगे। हर काम करने के लिए आपको पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। स्कूल में वो डालेंगे, स्कूल की फीस वो जमा करेंगे, कोचिंग की फीस वो जमा करेंगे, कोचिंग को ज्वाइन वो करवाएंगे, जिस जगह पे वो भेजेंगे वहां पे जाना पड़ेगा, जितने बजे वो बोलेंगे उतने बजे आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास अपने तरीके से कोई भी डिसीजन लेने का कोई अधिकार ना हो। सारे कंट्रोल आपके किसके पास हो? हेडक्वार्टर के पास हो। तो काम कभी टाइम पे अचीव हो पाएगा? अब पेन खत्म हो गया काम करते करते, पढ़ते पढ़ते, पापा पापा है नहीं है घर पे, फोन लगा रहे हैं, पापा पेन खत्म हो गया, पेन ले आ देना एक। 3 दिन बाद आ रहे हैं पापा, 3 दिन तक बैठे हैं बिना पेन के, होगा क्या? कॉपी नहीं है, कॉपी लेनी है, पापा कॉपी ले आना, पापा है नहीं घर पे, 10 दिन नहीं है पापा, 10 दिन बिना कॉपी के बैठे हुए। बुक चाहिए, बुक पापा लाएंगे तो आएगी कॉपी, बुक्स नहीं तो नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता ना। हम लोगों को घर वाले परमिशन दे देते हैं, जो खर्चा हो वो बता दियो, सामान चाहिए वो लेते रहना। हम लोग अपने मन से अपनी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, अपने मन से अपने बुक्स चूज कर लेते हैं जो मन करता है। ऐसा नहीं है पापा बोले नहीं एनसीईआरटी से ही पढ़ो, हमने तो एनसीईआरटी से पढ़ा था, रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है आप लोगों के। तो यहाँ पर अगर सारे डिसीजंस के अधिकार जहां पे जनरल मैनेजर अपने पास रख लेगा, सारे डिसीजंस के अधिकार जनरल मैनेजर अपने पास रख लेगा, इन लोगों को अपना काम करने की परमिशन बिल्कुल नहीं रहेगी। सारे काम कहां से कंट्रोल किए जाएंगे? हेडक्वार्टर से कंट्रोल किए जाएंगे। सारे काम करने के लिए वहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सबको एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, बल्कि हेडक्वार्टर से या टॉप लेवल से सबको कंट्रोल किया जा रहा है। टॉप लेवल से सभी लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, हर व्यक्ति को अपने तरीके से अपना काम करने की परमिशन नहीं है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आया? एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है, यहां पर जनरल मैनेजर बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर से, देख पीएम प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन का काम तेरा है, तेरे को जैसे करना वैसे कर, तेरा टारगेट मैं बता दूंगा, अपना टारगेट तेरे को जिस हिसाब से करना है, अचीव करना है, उस हिसाब से अचीव करेगी। तेरे को जो रॉ मटेरियल लेना तू ले सकता है, तेरे को जो मशीनरी लगानी तू लगा सकता है, जितनी लेबर लगानी उतनी लेबर लगा सकता है। तू अपना काम करने के लिए स्वयं पूरी तरह से
फ्री है, तुम्हें जैसे काम करना है तुम वैसे काम कर सकते हैं। वैसे ही इसने मार्केटिंग मैनेजर को बोल के रखा है, वैसे ही एचआर मैनेजर को बोल के रखा है। हर मैनेजर को उन्होंने अपने तरीके से बोल के रखा है, तुम लोग अपना काम अपने तरीके से कर सकते हो, आपको हेड क्वार्टर से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ काम से मतलब है, हमें तो सिर्फ टारगेट से मतलब है, हमारा टारगेट अचीव टाइम तक होना चाहिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे डिसीजन मेकिंग की पावर्स एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड कर दी जाती है, जहां पे डिसीजन मेकिंग की पावर एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड कर दी जाती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, मतलब डिसीजन लेने की पावर एक हाथ में है सारी, तो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। डिसीजन लेने की पावर्स अगर डिवाइड हो चुकी है तो वो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है, अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी सेंट्रलाइज्ड तो मेरे को बताओ नुकसान क्या होगा? डिले इन वर्क, ओवरबर्डन, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, ये सब होगा अगर हमारा काम सेंट्रलाइज होगा तो। क्या? हाँ, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, हर काम के लिए ऊपर से पूछना पड़ता है यार ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, बंद हुआ मजदूर टाइप की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज होगा तो इसमें क्या कमियां है, इसमें क्या बुराई है? वो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, गलत काम भी कर सकते हैं, कंट्रोलिंग लूज हो जाएगी, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा। पापा लोग तुम लोगों को छोड़ दें खुले सांड की तरह, जाओ घूमो, जो मन करे वो करो, हमें तो बस पास होने से मतलब है, पास हो जाइए। अरे पास बस तो होना है, लास्ट के एक महीना बैठ के पढ़ लेंगे, पूरे 11 महीने अय्याशी चल रही है, कहीं चाय के टपरे के नीचे, कहीं पुल के नीचे, कहीं मूवी के थिएटर में, कहीं कहीं भी कुछ चढ़ा रहे हैं, बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या होगा? कंट्रोलिंग लूज हो जाएगी। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर ही हो सकता है, दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दोनों में। अच्छा, अच्छी बातें क्या है इसमें? सेंट्रलाइज में कंट्रोलिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, डिसिप्लिन पूरा रहता है, कोई व्यक्ति अपने मन से पत्ता नहीं हिला सकता, बुरी सिचुएशन डिसिप्लिन में रहती है, पूरा काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है। और इसमें क्या है अच्छी बात, इसमें डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, इसमें काम बहुत फास्ट होता है, एक्शंस बहुत फास्ट लिए जाते हैं, करें तो क्या करें। दिखते हैं, सब कुछ होता है, हाँ टिकते नहीं है, ये बात तो है। तो प्रॉब्लम तो इस दोनों में है ना, उसमें लोग नहीं टिकते, इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं टिक पाती। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बचेगी, लोग अपने मन के हो जाएंगे तो यहाँ पर फ्योल हमें ज्ञान देने आए, फ्योल जी ने बहुत अच्छा बेहतरीन ज्ञान दिया, बोले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक साथ इंप्लीमेंट करो, सेंट्रलाइजेशन भी इंप्लीमेंट करो, डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे बोला गया सेंट्रलाइजेशन जो इंप्लीमेंट करना है वो प्लान्स बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, रूल्स बनाने में, जो मेजर काम है ऑर्गेनाइजेशन के, जो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो सारे सेंट्रलाइज रखो, वो सारा कौन करेगा? टॉप लेवल वाले करेंगे, वो सारे, हाँ मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं, वो सारे कौन फ्रेम करता है? टारगेट सेट किए जाते हैं, वो सारे के सारे काम करता है टॉप लेवल वाले। और बोला जाता है रूटीन नेचर के काम, रूटीन नेचर के समझते हो, डेली नेचर के काम, प्रोडक्शन करवाना है, मार्केट में सेल करवाना है, प्रोसेसिंग करनी है, रॉ मटेरियल को लेना है, रॉ मटेरियल को खरीदना है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, ये सारे काम जो किए जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करना है, डेली नेचर का जो भी काम किया जाएगा उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज कर दो। इससे क्या होगा? अगर ये सारी चीजें टॉप लेवल फ्रेम करेगा तो इन सब चीजों में क्या रहेगी? कंट्रोलिंग रहेगी, यहाँ पे कंट्रोलिंग स्ट्रांग भी रहेगी। यहाँ पर जो चीज में हमें स्पीड चाहिए वो चीज आपने डिसेंट्रलाइज कर दी, तो यहाँ पे हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, डिले भी नहीं होगा काम करने का, तो दोनों ही चीजें इंप्लीमेंट हो गई। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने रेगुलर नेचर के कामों को डिसेंट्रलाइज कर दिया, और जो मेन काम थे, मेन मेजर टास्क थे, उनको हमने सेंट्रलाइज रखा, प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना, टारगेट सेट करना, ये सेंट्रलाइज रख दिया, तो हमें दोनों का ही फायदा मिल गया, हमारी कंट्रोलिंग भी बनी रही और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। आया समझ में? ज्ञान क्या काम का था ना, फ्योल का, दोनों को इक्वल करके चलना, दोनों को बराबर लेके चलना। Centralization refers to concentration of authority in few hands at top level। Centralization का मतलब क्या होता है? पावर सिर्फ कुछ हाथों में होना जो कि टॉप लेवल के पास होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हर एक लेवल पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और फ्योल हमें यहाँ पे कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन of centralization and decentralization depending upon the nature and size of the company। कंपनी के साइज पर देखते हुए, कंपनी के साइज को देखते हुए, कंपनी का नेचर देखते हुए
आपको कुछ सेंट्रलाइजेशन भी रखना है और कुछ डिसेंट्रलाइजेशन भी रखना है। बहुत सारी चीजें आपको सेंट्रलाइज रखनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीजें आपको डिसेंट्रलाइज रखनी पड़ेगी। अब आपको देखना पड़ेगा आपकी कंपनी कैसी है। एक छोटी सी बिजनेस है, 4 ही लोग काम करते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है नहीं, अकेले भी हैंडल कर सकते। 1000 लोग काम करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है। 1000 लोगों को एक साथ आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आपको पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस है तो सेंट्रलाइजेशन में भी चल जाएगा। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहां पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन भी करना पड़ेगा। दोनों ही चीजें हमें कॉम्बिनेशन में लेकर चलनी है, दोनों का ही एक बैलेंस बनाकर चलना है, सेंट्रलाइजेशन का भी और डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? पूरा क्लियर है? एक बुक देना पीछे पीछे। अच्छा, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा? पहला पॉजिटिव पॉइंट ये मिलेगा हमें बेनिफिट ऑफ बोथ, हमें दोनों का ही बेनिफिट मिल जाएगा। हम सेंट्रलाइजेशन का भी फायदा ले सकते हैं और हम डिसेंट्रलाइजेशन का भी फायदा ले सकते हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, ये भी होगा, और दूसरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी होगा। दोनों ही चीजें आ गई कि नहीं आ गई? डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन लेवल पर हो जाएगी और जो टॉप लेवल ने अपने पास अथॉरिटीज रखी हैं उसकी वजह से स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें मिल गई हमें, हमारा बेनिफिट मिल गया दोनों का, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गया, कंट्रोल स्ट्रिक्ट हो गया। और सेकंड चीज लॉस। अच्छा, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से झेलने पड़ेंगे? अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो डिले, काम करने में डिले, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो लूज द कंट्रोल, हम अपना कंट्रोल खो देंगे, और क्या होगा? मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, फिर होगा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। क्लियर हो गया इस प्रिंसिपल को? पक्का? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन खत्म। अगला प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब यहां पे ये प्रिंसिपल समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कोई दिक्कत? ये थे हमारे, नहीं रे, जनरल मैनेजर। जब मैं छोटा बच्चा था, छोटी शरारत करता था। ये हमारे छोटे से जनरल मैनेजर है, देखने में छोटे हैं, दिमाग के बहुत खड़ूस हैं। ये जनरल मैनेजर, इन्होंने दिमाग लगाया, हमारी फैक्ट्री ज्यादा बड़ी तो है नहीं, तो सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट कर लेते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कुरी कुरी, कुरी कुरी बनाते हैं। जैसे कुरकुरे आता है, उसका मैंने नाम चेंज कर दिया, कुरी कुरी कर दिया, किसी का कॉपीराइट नहीं लगा। हमने कुरी कुरी बनाया। स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, नमकीन जो भी आते हैं, कुरी कुरी, ठीक है, कुरी कुरी बनाते हैं। तो हमारी कंपनी कुरी कुरी बनाती है और मार्केट में बेचती है, तो इन्होंने सोचा ज्यादा बड़ा काम है नहीं है, तो 2 डिपार्टमेंट बना दिए और 2 मैनेजर लगा दिए। एक बना दिया इन्होंने ये प्रोडक्शन मैनेजर, एक बना दिया प्रोडक्शन मैनेजर। ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर साहब हैं, और ये हमारे बगल में एक चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए, तो उन्होंने दूसरा बंदा लगा दिया मार्केटिंग के लिए। ये हमारे मार्केटिंग मैनेजर वाले हैं। अब इन लोगों ने देखा कि एक एरिया में सामान बेचना इतना आसान नहीं है और ना बनाना इतना आसान है, अकेले बंदा प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी सारा काम करेगा। तो इसने अपने नीचे एक सुपरवाइजर लगाया, इसने अपने नीचे एक सुपरवाइजर को लगाया, सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर ने अपने नीचे लगाए 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 और वर्कर 4 और वर्कर 5। इस तरह से 5 वर्कर्स इसके अंडर में काम कर रहे हैं। टिंग 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 टिंग। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजर वाले ने भी यही देखा
उसने देखा अकेले मेरे बस का भी पूरा मार्केट करना नहीं है, तो इसने अपने नीचे एक लगाया एएसएम। समझते हो एएसएम कौन होता है? एरिया सेल्स मैनेजर। एक एरिया का सेल्स मैनेजर लगाया, और इस एएसएम ने भी देखा मेरे साथ मैं भी एक एरिया में कितनी जगह पर जाऊंगा, इसलिए इसने भी अपने नीचे लगाए सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन समझते हो, जो दुकान दुकान पर जाएंगे अलग अलग एरिया में सामान बेचने के लिए। सेल्स पर्सन 1, सेल्स पर्सन 2, सेल्स पर्सन 3। नहीं नहीं नहीं, कंपनी कंपनी देगी, कंपनी देगी। अब यहाँ पे ये आपको कुछ समझ में आ रहा है कौन टॉप लेवल पे काम कर रहा है, कौन मिडिल लेवल पे, कौन सुपरवाइजरी पे? ये भाई साहब कुछ लेवल पे काम कर रहे हैं, ये दोनों मिडिल, ये दोनों और ये दोनों वर्कर्स। वर्कर्स मैनेजमेंट में नहीं आते। मैनेजमेंट में वही लोग आते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, और वर्कर्स के पास डिसीजन मेकिंग की कोई पावर नहीं होती। थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग की पावर इनके पास होगी, इनके पास होगी, इनके पास। अच्छा ठीक है, अब सुनो क्या हुआ। जी सेल्स पर्सन था एक, इसका नाम था चंदूलाल। ये चंदूलाल जी कुरी कुरी बेच रहे थे एक दिन मार्केट में, एरिया में भटक रहे थे, एक एरिया में गए हुए थे, दुकानों दुकानों जा रहे थे। एक दुकानदार ने बोला, चंदू जी आपसे एक शिकायत है। बोले मेरे से क्या शिकायत है? बोले आपसे शिकायत नहीं, आपकी कंपनी से एक शिकायत है। बोले क्या कर दिया कंपनी ने? बोले जो आपको एक कुरी कुरी का पैकेट आता है ना, ये जो कुरी कुरी का पैकेट आता है, ये खुला हुआ आता है, थोड़ी सी इसकी पैकिंग ढीली रहती है, थोड़ा सा भी इसके ऊपर भार पड़ता है तो पैकेट खुल जाता है, पूरा सामान बाहर निकल जाता है, हम लोगों को बहुत नुकसान झेलने को पड़ता है। अब ये बात तो सीरियस बात थी। अब अगर इसे ये बात अब पहुंचानी कहां पर है, इसका ये टारगेट है कि इसको ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है यहाँ पे, क्योंकि काम जहां पे कौन कर रहा है, पैकिंग का काम कौन कर रहा है? वर्कर्स। पैकिंग का काम ये वाले वर्कर्स कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन यहां से यहां पहुंचानी है। लेकिन फ्योल कह के गया है हमसे, कम्युनिकेशन जो होगा वो हमेशा दो लोगों के बीच में होगा, एक होगा सुपीरियर और एक होगा सबऑर्डिनेट। समझ रहे हो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? सुपीरियर वो है जो मेरे से ऊपर काम कर रहा है, और सबऑर्डिनेट वो है जो मेरे से नीचे काम कर रहा है। तो यहां पर अगर इस व्यक्ति की बात करूं मैं, इस व्यक्ति की, इसका सुपीरियर कौन है? मार्केटिंग मैनेजर। और उसका सबऑर्डिनेट कौन है? इसके वर्कर्स। वर्कर्स का सुपीरियर कौन है? इसका ये मैनेजर। लेकिन इनका सबऑर्डिनेट कोई नहीं है, ये सबसे नीचे है। अच्छा, जनरल मैनेजर का सुपीरियर कौन है? इसका कोई सुपीरियर नहीं है, लेकिन इसके सबऑर्डिनेट कौन है? ये दोनों इसके सबऑर्डिनेट है। ये भी इसका सबऑर्डिनेट है, ये भी इसका सबऑर्डिनेट है। वैसे ही इसका सुपीरियर कौन है? जनरल मैनेजर। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर का सबऑर्डिनेट है ना सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का सुपीरियर कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन इसके सबऑर्डिनेट ये सारे। आगे समझ में, मेरे अंडर में जितने लोग काम करेंगे वो सारे मेरे सबऑर्डिनेट्स होंगे, और मेरे ऊपर जो लोग काम करेंगे वो सारे मेरे सुपीरियर्स होंगे। और फ्योल ये कह के गया है कम्युनिकेशन जो होगा वो हमेशा सिर्फ इन दोनों के बीच में हो सकता है, और किसी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर यहां से कोई इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचानी है, ये किसको बता सकता है? सिर्फ अपने सुपीरियर को। सुपीरियर किसको बताएगा? इसको बताएगा, ये इसको बताएगा। मैं लाइन कलर चेंज कर देता हूं, एक मिनट। ये ये सुपरवाइजर किसको बताएगा? एरिया सेल्स मैनेजर को। एरिया सेल्स मैनेजर किसको बताएगा? मार्केटिंग मैनेजर को। मार्केटिंग मैनेजर किसको बताएगा? जनरल मैनेजर को। तो जनरल मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बताएगा, ये अपने सबऑर्डिनेट से बताएगा, और ये अपने सबऑर्डिनेट से बताएगा। ये होती है चेन। इस चेन में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए कभी। यही बोला गया स्केलर चेन के अंदर, कम्युनिकेशन जो होगा वो हमेशा स्केलर चेन में होगा, चेन के अंदर होगा। वो चेन ऑफ कम्युनिकेशन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कभी टूटनी नहीं चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में चुगलियां नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन में जो होती है ना, पॉलिटिक्स होती है, बैक बीटिंग होती है, वो इसी वजह से होती है। इसको, इस बंदे को अपने मैनेजर से प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम इससे मैनेजर से प्रॉब्लम थी, और इसने सीधे व्यवहार किससे बना लिया? जनरल मैनेजर से। और जनरल मैनेजर से बात करना बढ़िया अकेले में ले गया, और उसको कान भरे जा रहा है, कान भरे जा रहा है, कान भरे जा रहा है, और कान भरते भरते इसका पत्ता साफ कर दिया, खुद का प्रमोशन वहां पे करवा दिया। ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं होता है? एक दूसरे की चुगलियां कर करके कर करके एक बंदे को हटा लिया जाता है, उसकी जगह अपनी खुद की जगह ले ली जाती है। फॉलो कैसे करेगा? अगर इसको जैसे एरिया सेल्स मैनेजर है, उसके ऊपर परचेज मैनेजर, तो मैं मार्केटिंग मैनेजर से वैल्यू कर, हाँ
तो वो उसी को बताना पड़ेगा, वो चेन में तो ऐसा है कि चेन में हो, मैं बोलो चेन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन चेन जहाँ पे नहीं फॉलो होती वहां पे क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी ही नहीं जहाँ पे ये चेन फॉलो होती होगी 100%। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100% ये चेन फॉलो होती ही नहीं है। हर जगह पे कोई छोटे वर्कर बड़े सीनियर के साथ व्यवहार बना लेते हैं और वहां पे चुगलियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कानाफूसी होती है। और जहां पर ये ब्रेक होती है वहां पे यही होता है, जहां पे बीच में कम्युनिकेशन गैप आया, तो बीच में जिसके पास गैप आया वो समझो उसकी कुछ ना कुछ चुगलखोरी हो चुकी है। बीच में आप किसी को बता नहीं रहे हो कोई बात, मतलब इसके बताने लायक नहीं है, इसको वो पता नहीं चलनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चोरी छुपी तो हो रहा है। तो बोला गया है कि हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। कम्युनिकेशन की कोई वो नहीं होना चाहिए कि वहीं पे कम्युनिकेशन लूज हो रहा है, किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब व्यक्तियों को वो पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में बात क्या चल रही है। जहाँ पे चोरी छुपे वाली बात होती है वहां पे दिक्कतें क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आपको याद है मैंने 11th क्लास में आपको लिज्जत पापड़ की स्टडी दिखाई थी, वहां पे सिर्फ लेडीज लेडीज लोग काम करती हैं, और लेडीजों में ये ज्यादा होगा, बैठे हैं, अरे तुम्हें पता है ऐसा हुआ था, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था, तो वहां पे ये ज्यादा होता है। और वहां पे लिज्जत पापड़ की ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सीधे रखा है, आनाफूसी बिल्कुल नहीं होगी, जिसको बात करनी है चिल्ला के बात करो, सबको सुनाई देना चाहिए कि बात क्या चल रही है। यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं सबको सबको सुनाई देना चाहिए, क्योंकि आनाफूसी होती है तो एक दूसरे की बुराइयां भी होती हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी चीज को बचाने के लिए फ्योल दादा ने हमें ये प्रिंसिपल दिया कि कम्युनिकेशन जो होना चाहिए हमेशा चेन में होना चाहिए, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में। लेकिन दिक्कत एक यहाँ पे हो गई, अगर ऐसी सिचुएशन फंस चुकी है और कंडीशन बहुत इमरजेंसी की है, अगर एक दिन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंची या एक घंटे के अंदर वहां पे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो एक घंटे में तो लाखों पैकेट मैन्युफैक्चर हो जाएंगे वहां पे, और वो लाखों पैकेट मार्केट में भी आएंगे, वो नुकसान भी करेंगे और काम भी खराब करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन तो अर्जेंट बेसिस पर यहाँ पे पहुंचानी है, अभी के अभी पहुंचानी है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो कैसे पहुंची। अब उसके लिए बोला गया आप चेन ब्रेक कर सकते हो, अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप चेन ब्रेक कर सकते हो, और एक गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके, एक गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके, जो मैं बना रहा हूँ टाइप का बना रहा हूँ, इस गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करके आप प्लैंक का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो उस व्यक्ति से जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, ओनली लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अदरवाइज क्या सुन ले, वर्कर की बात वर्कर क्यों सुनेगा। अच्छा, अब इसने मार्केट में इंफॉर्मेशन इसको मिली है, मार्केट में जो इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम होता है वो सेल्स पर्सन ही करते हैं, और ये बात ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होती है, मार्केट की इंफॉर्मेशन जो आती है वो इन्हीं लोगों से आती है कि मार्केट में डिमांड किस चीज की चल रही है, मार्केट में नया पैटर्न किसका है, जो लोग मार्केट में घूमेगा उसे पता होगा मार्केट का, तो वो अपने सुपरवाइजर्स की सुनेगा। लेकिन ये बात अगर इसको पता चली है कि प्रोडक्ट खराब है और इसने इसको बता दिया, ये चेक करके देखेगा, तो इसको भी अगर वो प्रॉब्लम समझ में आएगी तो ये रिपोर्ट करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर सब लोग वो काम पे एक्शन लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ये चेन फॉलो होना शुरू हुआ तो लग जाएंगे 2-3 दिन। ये तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल था, अगर बात करें हम रिलायंस टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय छतरपुर में बैठा अपने शहर में, वो बात मुंबई तक पहुंचानी है, तो पहुंचते पहुंचते तो 2-3 दिन लग जाएंगे, वहां पे दिक्कत क्रिएट हो जाती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। अगर इमरजेंसी की कोई सिचुएशन है, चेन फॉलो करते हुए आपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन्फॉर्मेशन पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। उस कंडीशन में बोला गया गैंग प्लान का इस्तेमाल आप कर सकते हो और डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। अरे इससे नहीं तो इससे कम्युनिकेट कर ले भाई, जिससे लेकिन आपका वो काम जो है वो हो जाना चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए आप गैंग प्लान का इस्तेमाल कर सकते हो। यही था हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। चेन ऑफ चेन का मतलब अथॉरिटी का लेवल, इसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, इनके पास उनसे कम अथॉरिटी है, इनके पास उनसे कम, ऐसे अथॉरिटी का लेवल नीचे की तरफ आते जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल स्केलर चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली, however in the emergency in the case of emergency the direct communication between the employees working in different positions is permitted to, also it is also known as gangplank। मतलब कम्युनिकेशन जो होगा फिर सिर्फ चेन में होगा, चेन को ब्रेक नहीं किया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में कोई भी वर्कर किसी भी पोजीशन पे काम करते हुए व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकता है बाय यूजिंग गैंग प्लैंक। ये है आपका गैंग प्लैंक। अगर इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो इसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की परमिशन है, बट ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। याद रखियो, इमरजेंसी की कंडीशन में, आ गया समझ में, इमरजेंसी की कंडीशन, लेकिन ये नहीं कि अपनी बराबर के लोगों के साथ।
ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? जरूरी नहीं कि अपने ही बराबर वाले दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है, कंडीशन इमरजेंसी की है। क्लियर हो गया? ये सबसे ज्यादा फॉलो होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली स्किलर चेन फॉलो होती है आर्मी में। उनका जो सबसे नीचे का सिपाही होता है वो अपने सुपीरियर से ही बात करता है, अपने हेड से बात नहीं कर सकता। उनका सुपीरियर अपने हेड से बात करता है, उनका हेड अपने हेड से बात करता है। इस तरीके से वहां पे चेन फॉलो होती है, वहां पे ये सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होती है चेन। और अगर मान लो इमरजेंसी कंडीशन होगी, कोई फंसा हुआ है कहीं पे, तो फिर वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, जिससे मदद मिले उससे मदद ले सकता है। आगे समझ में? इमरजेंसी की कंडीशन में आप चेन ब्रेक कर सकते हो, गैंग प्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आपको ये चेन फॉलो करनी ही पड़ेगी। क्लियर हो गया? नींद आ रही? अगला प्रिंसिपल है हमारा, अच्छा इसके वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताना भूल गया। अगर फॉलो करेंगे तो आपके हिसाब से अच्छी बात क्या होगी उमा? अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कानाफूसी का मतलब सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये भी हो सकता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होगा वो सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो करेगा, और नो कम्युनिकेशन गैप। वो ये तो कानाफूसी मतलब किसी के को वो इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, किसी को नहीं पता चल रही है, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को। अब इसमें हाँ ये भी हो सकता है, इससे हमारे नए नए आइडियाज निकल कर आएंगे, ये कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, वायलेशन करेंगे, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा, कई लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, कई लोगों को पता ही नहीं चल रही है, कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा, और क्लियर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। नो क्लियर रिलेशनशिप, समझ में आ रहा? क्लियर रिलेशनशिप का मतलब कि कौन किसके अंडर में काम करता है, कौन किसके सुपीरियर, पता नहीं चलेगा, कोई भी किसी से भी कप्पे लगाए जा रहा है। तो मतलब कि जो डर रहता है ना, ये सीनियर है भैया हमारा, वो सीनियर वाला खौफ चला जाएगा। अब हमें सीनियर से मतलब नहीं है, बात अब स्कूल की बात करें, हमें अपने फ्लोर इंचार्ज से मतलब नहीं, हम सीधे जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं। अब वहां पे क्या हो गया, सीनियर जो हमारा सीनियर था उसकी वैल्यू गई। होता है ऐसा कि नहीं होता है? अब मैं चिड़िया थी, जैसे पहले सबने मैं से कोई सिखाते डायरेक्ट जाके मैं से जाके बता डाल दो, तो दिक्कत हो जाती, सबने मैं आके चिल्लाने लगती। पहले हमसे बताओ। हाँ पहले हमसे बताओ, मैं सर होता है, आप लोग के साथ तो बहुत हुआ है, हम तो दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन का। आपको अपने सुपीरियर, आपका सुपीरियर कौन है? आपका टीचर, टीचर का सुपीरियर कौन है? फ्लोर इंचार्ज, फ्लोर इंचार्ज का सुपीरियर कौन है? प्रिंसिपल। ऐसा होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। गुमान नहीं, आंजिक गाने सुनते तुम कोचिंग में, गंदी बात करते हो, भटक रहे हो रास्ते से। कंटिन्यू कंटिन्यू। क्लियर हो गया? ये क्लियर है? चलिए अब आगे के प्रिंसिपल्स हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। कल की क्लास में ये सारे प्रिंसिपल्स खत्म करते हैं।